everyone, I am here with chapter number 14, exercise number 14.1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें इसका मेन थीम और पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को लेकर वर्किंग स्टार्ट करने वाले। सो चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है वेक्टर्स। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? जो बच्चे मुझे रावलपिंडी बोर्ड से देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ बखूबी पता होगी, बिकॉज उन्होंने फ़िज़िक्स में भी इस चीज़ को स्टडी किया है एंड उन्हें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगी कि व्हाट आर वेक्टर्स। तो जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है इट्स वेरी गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको मैं दोबारा से बताती हूँ कि वेक्टर्स जो है ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके डायरेक्शन भी होता है और साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि फ़ोर्स, हम कहते हैं कि फ़ोर्स लगी है, कितने न्यूटन की लगी है, 50 न्यूटन, 60, 70। ये जो है वो क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि किस डायरेक्शन में लगी है तो वो डायरेक्शन जो है वो बेसिकली इसको फ़ोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी बना देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ़ोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके। तो हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसकी डायरेक्शन भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वेक्टर होता है उसके ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ओ पी इज़ अ वेक्टर तो उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दूंगी। मैं कहती हूँ क्यू आर इज सम वेक्टर तो उसके ऊपर एरो हेड लगा दूंगी। ए इज़ अ वेक्टर, उसके ऊपर एरो हेड। बी इज़ अ वेक्टर, उसके ऊपर एरो हेड, ओके। तो इस तरह से जो है वो वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास मेन जो कॉमन वेक्टर्स होते हैं उनमें एक हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर, एक इक्वल वेक्टर, और भी बहुत से वेक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पर थोड़े बहुत वेक्टर्स को साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, ठीक है। इन दो को भी हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, सही है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्शन में सेम हो, ऑल्दो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है, बट दे हैव इक्वल डायरेक्शन, ठीक है। यानी उनके पास डायरेक्शन जो है वो सेम है, एक सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, इट डजंट मैटर। ये पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन नहीं है। पैरेलल वेक्टर्स की यही कंडीशन है कि दे शुड हैव सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स में अलबत्ता डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर गलत होती है तो वो इक्वल नहीं होगा, वो फिर कोई और वेक्टर होगा, ठीक है। अब जिस तरह हम कहते हैं C इक्वल्स टू D, तो C इक्वल है D के और C पैरेलल भी है D के, यानी पैरेलल भी है, इक्वल भी है। जो हर पैरेलल जो वेक्टर होता है वो इक्वल नहीं होता, लेकिन जो हर इक्वल वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, ओके। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास रिवर्स ऑफ अ वेक्टर होता है। जैसे ये ए है और ए नेगेटिव, ठीक है, तो ये उस वेक्टर का रिवर्स होता है जब हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नल वेक्टर की। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करते हैं कुछ इक्वेशंस वगैरह को, तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है, हम उससे सिंपल कहते हैं ये ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास कोई ज़ीरो आंसर आएगा तो इट वुड ऑल्सो बी अ वेक्टर और उसका नाम होगा नल वेक्टर। वो सिर्फ ज़ीरो नहीं होगा बल्कि ज़ीरो के नीचे बार या लाइन या कुछ इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट वुड बी अ नल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को ऑफ सम सर्टेन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑरिजिन। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ऑरिजिन से मैं अगर पॉइंट पी को इधर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा इसका पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं आर का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, यानी बेसिकली वो वेक्टर जो कि ऑरिजिन से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी पॉइंट की, वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर्स क्लियर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल की, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। ये भी आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ और जिनको पता है उनका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि ये वेक्टर्स को ऐड करने का एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक जो है वो डायग्रामेटिकली आप इसको ऐड करते हैं जिस तरह से वेक्टर्स को, तो ये वो मेथड होता है। हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, तीन है, चार हैं, उनको किस तरह से अलाइन करते हैं? इस तरह से अलाइन करते हैं कि जो पहला वेक्टर है वो हम सिंपल ड्रॉ करेंगे जिस भी डायरेक्शन में है, और फिर जो सेकंड वेक्टर होगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा कि वो फर्स्ट वेक्टर की हेड से मीट करेगा, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड से, फिर थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड से, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो किस तरह से ड्रॉ होगा कि जो रिजल्टेंट की टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से और जो रिजल्टेंट का हेड होगा वो लास्ट वेक्टर के हेड से मीट करेगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह ये आपको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ड्रॉ वेक्टर्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट वेक्टर हेड अटैच विद द सेकंड वेक्टर टेल,
एंड अप टू सो ऑन, यानी जितने भी वैक्टर्स हैं सबके साथ यही काम करना है, बट रिजल्टेंट शुड बी इन सच अ वे दैट इट्स टेल शुड मीट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड शुड मीट द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जिस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है। ओके, सो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम विदाउट एनी फर्दर डिले अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जो साथ साथ कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं उनको डिस्कस करती जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज में, उसमें हमारे पास u दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है एंड w वेक्टर दिया हुआ है, और कुछ पार्ट्स में उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स किए हैं कि आप ये सब फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट जो है वो u प्लस 2v प्लस w है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो u है वो i प्लस 2j और माइनस k है, लेकिन आप लोगों के पास जो बुक में u दिया हुआ है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंट है। तो मेन जो रीज़न है यहाँ पर इसको u डिफरेंट करने का वो यही है कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझना है, वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करना। कि अगर आपके पास u की जगह वो कुछ भी दे दे, आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब u की जगह चाहे वो i प्लस 2j माइनस के दे, चाहे वो 3i प्लस 2j माइनस 5 के दे, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है और उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो मैं इससे सॉल्व कर रही हूँ। आप लोगों का ये होम टास्क होगा कि जो बुक में आपका टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, u में है i प्लस 2j माइनस के, v में है 3i माइनस 2j प्लस 2 के, w इज़ 5i माइनस j प्लस 3 के। उन्होंने हमें कहा है फाइंड करें u प्लस 2v प्लस w। क्या करेंगे, सबसे पहले u को एज इट इज़ लिख देंगे, i प्लस 2j माइनस के, प्लस जो 2 है वो बाहर रहेगा और जो अंदर v है उसकी जगह हम v वेक्टर पूरा लिख देंगे और प्लस w की जगह w लिख देंगे। अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो बिल्कुल सिंपल, जिस तरह हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को माइनस 2 से, 2 को 2 से, जो आंसर आएगा उसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सब को i वाले टर्म्स के साथ, j को j वाले टर्म्स के साथ एंड k को k वाले टर्म्स के साथ आपस में सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक i वाली टर्म, एक j वाली और एक k वाली टर्म आ जाएगी एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सेम फॉर सेकेंड पार्ट, उसमें क्या है v माइनस 3w। अब v जो है वो हमारे पास हमें गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 2 के, हम वो पुट करेंगे और फिर माइनस 3 और फिर w की जगह w की अपनी वैल्यू जो कि 5i माइनस j प्लस 3 के है, फिर जो 3 होगा उसको हम w के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर उसको हम v के साथ सॉल्व कर देंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास वन टर्म i, वन टर्म j एंड वन टर्म k का आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह है, सारे पार्ट्स इसी तरह हैं। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप यहाँ पर मॉड लिखा हुआ देख सकते हैं कि 3v प्लस w और इस तरह से मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मॉड का क्या मतलब है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस w वाला, ठीक है। आपके पास वन टर्म i आएगा, वन टर्म j आएगा एंड वन टर्म k आएगा। जैसे ही आपके पास ये आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है कि जो i, j और k के साथ के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर, उनको ऐड करना है और होल अंडर रूट ले लेना। यानी जिस तरह यहाँ पर मेरे पास जो वन टर्म आई थी 14i माइनस 7j प्लस 9 के, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये सारा इनमें लिख के और होल का अंडर रूट, तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो मॉड होता है इसको हम ये भी कहते हैं कि हम किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो वही मैग्नीट्यूड मॉड सारा सेम को ही रेफर करता है। तो इस तरह से अगर मॉड्यूलस आ जाए इट्स मीन कि आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जिसमें i j k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेना है, उन सबको ऐड करना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन को साइन ऑफ v। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4 के, यहाँ पे सेम वही है, फार्मूला सेम रहेगा, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लें। यहाँ पर अब जिस तरह आप लोगों की बुक में जो पहला पार्ट है वो 3i है और फिर उसके बाद माइनस 2j है, यहाँ पे माइनस 2 एंड प्लस 6k है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v फाइंड करना है। तो वेक्टर v का मतलब जिस तरह ऊपर हमने सबका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था एज अ होल, यहाँ पर वेक्टर v का उसी तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पर 3 की जगह यानी 2 की जगह हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, माइनस 2 लिख देते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ओके, तो 6 6 ज़ार 36 प्लस 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इनका सम करेंगे पहले तो 36 37 38 39 40 एंड 49, तो 7 7 ज़ार 49, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड 7 आ जाएगा। ओके, अब आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा के इक्वल होता है। कॉस अल्फा आपने कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, उसमें आपने लिखना है x/r।
फिर कॉस बीटा में लिखना है y ओवर r, फिर कॉस गैमा में लिखना है z ओवर r। ठीक है, अब x क्या है, y क्या है, z क्या है और r क्या है। ये जो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया है ये r को रिप्रेजेंट करता है, और जो आप लोगों ने मतलब जो टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर 3 है तो x की जगह 3 आएगा, यहाँ पर y की जगह -2 आएगा और z की जगह 6 आएगा, और जो नीचे मैग्नीट्यूड है वो ये 7 आएगा। ठीक है, तो आपके पास जो कॉज ऑफ अल्फ़ा बनेगा वो क्या बनेगा, 3/7। कॉस बीटा क्या बनेगा, -2/7। ठीक है, इस तरह करके आपने ये कोसाइन वाले सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन भी इनमें फाइंड की हुई है, इनमें कोसाइन भी मतलब एंगल भी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी भी फाइंड किया हुआ है। सेम दूसरे पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं वो आप लोगों का होमवर्क है, फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी आप लोग खुद करेंगे बिकॉज ये बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई ऐसा सच नहीं है। जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है वो टी की टर्म्स में बात हुई हुई है, और जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वो उसमें अल्फ़ा में बात हुई हुई है, तो बात सेम ही है, सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k होल मॉड इक्वल्स टू 3, और जो आपके पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i प्लस t माइनस 1j प्लस tk होल मॉड इक्वल्स टू √13। बात बिल्कुल सेम है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब मॉड का क्या मतलब होता है, मैंने खुद बताया था आपको, अंडर रूट और हर एक टर्म का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये सारा लिख के इक्वल टू 3। 3 के ऊपर कोई मॉड शॉर्ट नहीं है, इसलिए 3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम जब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस 1 का फार्मूला यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ खोलेंगे, 2 का स्क्वायर जो है वो 4, वो सारा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से इसका स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, उसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसको फैक्टराइज़ कर सकते हैं तो फैक्टराइज़ कर लें, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उससे आपके पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम फॉर जिस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है टी के टर्म्स में, उसमें क्या होगा कि उसमें जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, t माइनस 1 को ओपन करेंगे a माइनस बी के स्क्वायर के साथ, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो साथ t लिखा हुआ है उसका t स्क्वायर आ जाएगा, और जो √13 होगा वो √13 ही रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो √13 का भी अंडर रूट गायब हो जाएगा, और जो इस सारी टर्म के लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होगी उसका अंडर रूट भी सारा गायब हो जाएगा। फिर आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रा, और आपके पास टी के आंसर्स आ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देखिए ना, मेरे पास क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ था वो मैंने आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कर लिया ताकि आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी आई प्लस 4j माइनस 8k। ठीक है, आई प्लस 4j माइनस 8k। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा। अब यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए फार्मूला मैं आपको एक बता दूँ, वो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है तो वो किसके इक्वल होता है, अपने मैग्नीट्यूड और अपने यूनिट वेक्टर के। ठीक है, कोई भी वेक्टर है वो अपने यूनिट वेक्टर और अपने मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इस यूनिट वेक्टर को इसी साइड पे रखें, उस साइड पे वेक्टर डिवाइडेड विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी v दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आप लोगों को आता है। 1 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लें, 8 का स्क्वायर लें, उन सब का सम करें, उनका अंडर रूट लें, आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा 9। तो फिर आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है, i प्लस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 9, और फिर इनको इस तरह से सेपरेट करके i, j और k की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा यूनिट वैक्टर को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, बस इसमें फार्मूला याद रखना है कि एक वेक्टर जो है वो अपना मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, तो फिर वहाँ से यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकाल लें। ठीक है, तो वो सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। a भी गिवन है, b भी गिवन है, c भी गिवन है। पहले 3a मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है a से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है b से, एंड देन प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने c से। जब इसका आंसर आ जाएगा उसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, देन इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इस पूरे का, यानी 3a माइनस 2b प्लस 4c होल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। i, j और k टर्म्स के साथ के
कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेके और फिर उनका होल अंडर रूट लेके, ठीक है। जब वो आंसर आ जाएगा तो सिंपल वेक्टर डिवाइडेड विद इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, तो वो इस तरह से आपके पास यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था और ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस है तो वो आपने अपने क्वेश्चन की यूज़ करनी है, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 एंड इज़ पैरेलल टू 3i + 4j - k। अब उन्होंने हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अब वो वेक्टर आप फाइंड करें, यानी उन्होंने हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है। इट्स मीन कि हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी आपके पास जो वेक्टर है वो इस दफ़ा वो गिवन नहीं है, ठीक है। वेक्टर गिवन नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और साथ में आपके पास उसका क्या कहते हैं, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब यूनिट वेक्टर आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड जो है वो तो एक का हो गया। 2 मिनट रुकिए, हम इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम कहते हैं ये ए वेक्टर का है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब जो ये ए वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है लेकिन इसका यूनिट वेक्टर हमें नहीं गिवन, और ये जो वेक्टर है ये हमारे पास इसका मतलब कंप्लीट वेक्टर गिवन है। इससे हम इसका पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बी वेक्टर डिवाइडेड विद बी मैग्नीट्यूड ये लगेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, साथ में उसका मतलब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लें। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर जब आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसका इससे क्या लिंक है? ये लिंक है कि हमारे पास जो ए वेक्टर होगा वो अपने मैग्नीट्यूड और अपने यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। तो ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो हमारे पास गिवन है जो कि है 4, लेकिन यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल है बी यूनिट वेक्टर के, बिकॉज दे आर पैरेलल। पैरेलल होने की वजह से इन दोनों की यूनिट वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। तो जो बी का यूनिट वेक्टर आपने कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे आप ए यूनिट वेक्टर की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। यानी बी का यूनिट वेक्टर यहाँ पर पुट कर देंगे, ओके। तो उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। सेम फॉर दिस, मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ 2, तो आपने पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद आप उसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेक्टर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल टफ काम नहीं है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिट वेक्टर यूज़ करने की वजह ये थी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थे, जिसकी वजह से जो एक का यूनिट वेक्टर था वो दूसरे के यूनिट वेक्टर के इक्वल था, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास कि इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू हमें गिवन है, ठीक है। xi + 2j + 3k, I + yj - 3k and w = -2i - 3j represents the side of triangle. Find the value of x and y, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू। यहाँ पर देखिए उन्होंने सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ z कहा हुआ है क्योंकि यहाँ पर z गिवन है, तो आपके पास x और y गिवन है तो आपने उसको फाइंड कर लेना है। अब ये किस तरह से फाइंड होगा कि आपने एक जो u होगा उसको a कह दें, ठीक है, ए बी कह दें, और जो वी वेक्टर होगा उसको आप बी सी कह दें, और जो डब्ल्यू वेक्टर होगा उसको आप ए सी कह दें। तो अब जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल होगी उनका फार्मूला ये होता है कि u + v = w, ठीक है। उसी हिसाब से आप इन सबको अरेंज करें। अरेंज करने के बाद आपस में एक दूसरे से सॉल्व करें। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास x और y का आंसर निकल आएगा, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, u v w को आपने इस तरतीब से लिखना है कि u + v = w, एंड देन आपने उसके अंदर उनकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो पुट कर देनी है। जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b एंड c एंड d आर शोन लाइक आर गिवन रिस्पेक्टिवली, शो दैट a b इज़ पैरेलल टू c d। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल इसी के नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन 9 के साथ लेबल है, लेकिन आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसमें क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर गिवन। मैं चेक कर लूँ ये सेम है या नहीं। I + 2j + k, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ है। खैर आप लोगों की जो बुक में है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, मेथड तो सेम ही है, ठीक है। शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी सी डी की पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप सबके पोजीशन वेक्टर्स देखेंगी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, वो आ जाएंगे। देन आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आपने ए बी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। ए बी किस तरह से फाइंड होगा? ए बी फाइंड होता है ओ बी, यानी जो यहाँ पर लास्ट में आ रहा होता है वो यहाँ पर फर्स्ट में आता है, -OA,
जो फर्स्ट में आ रहा है वो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, ओके। ए बी इस तरह से यहाँ पे फाइंड हो जाएगा और सी डी किस तरह से, ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है, उससे फाइंड हो जाएगा। तो सी डी भी आ जाएगा। फिर आप देखेंगे तो सी डी और जो ए बी होंगे उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी मौजूद होगी। लाइक अब देखिए यहाँ पे ए बी हमारे पास आया आई प्लस 2j माइनस के, सी डी आपके पास आया -3i माइनस 6j प्लस 3 के। अब इसमें से आप -3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाता है, अंदर सेम ए रह जाता है, ए बी। तो आप क्या लिखेंगे कि सी डी इक्वल्स टू -3 ऑफ ए बी। अब ये यहाँ पर हमने इनको इक्वल नहीं प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करना था, यानी पैरेलल में आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी, वेयर लैम्डा कैन बी एनी स्केलर नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ए बी को पैरेलल टू सी डी प्रूव कर देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस, स्पेस का मतलब है कि 3 एक्सेस वाला प्लेन, यानी जहाँ पर x भी हो, y भी हो, z भी हो। जिस तरह हम ये कहते हैं ये और ये x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, इट मीन्स कि हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर पैरेलल इफ़ देयर इज़ अ स्केलर c सच दैट v इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, उसका मतलब v और w जो है वो आपस में पैरेलल हैं, वो उन्होंने ऊपर बता भी दिया, ठीक है। द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c ग्रेटर देन 1 एंड वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ c लेस देन 0। यानी अगर आपके पास पैरेलल तो है, c और w आपस में पैरेलल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर तो ये सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वो लेस देन 0 है, यानी जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव में है, तो तब वो उनकी डायरेक्शन को आपस में ऑपोजिट कर रहा है, ठीक है। तो उनकी डायरेक्शन को आपस में क्या कर रहा है, ऑपोजिट। तो वो क्या कहते हैं कि पहला पार्ट है फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू वेक्टर v, यानी 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ 2 हो और वो दोनों के दोनों ही पैरेलल हों वेक्टर v के। तो ये किस तरह से फाइंड होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो वेक्टर v देख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, 2i माइनस 4j प्लस 4k, ठीक है। इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, साथ में मतलब इसका हम यूनिट वेक्टर बेसिकली फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैरेलल तो इसी वेक्टर के होना चाहिए ना, तो यूनिट वेक्टर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है जिसकी लेंथ 2 है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड विद इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर आ गया, उसके बाद हम उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी सेम डायरेक्शन में, और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे तो हम फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 केसेस डिस्कस किए, c ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0। तो एक दफ़ा हम मैग्नीट्यूड में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 वेक्टर्स आ जाएंगे जो कि पैरेलल होंगे इस वाले वेक्टर के, ठीक है। और मतलब हाँ 3 मतलब इस तरह से आ जाएंगे जो एक दूसरे के आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप 2 को ही दोनों दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो एक ही वेक्टर आया ना, वो 2 वेक्टर्स तो ना आए, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 वेक्टर्स रिक्वायर्ड है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ें यहाँ से कि फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल, यानी कांस्टेंट a को फाइंड करें सच दैट के वेक्टर जो v है और जो w है वो आपस में पैरेलल हों। अब देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो v और w वो कब पैरेलल होंगे, कि v इक्वल्स टू लैम्डा w, या यहाँ पर उन्होंने सी डब्ल्यू लिया हुआ है तो v इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर v भी दिया हुआ है उन्होंने, w भी दिया हुआ है, और अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा w के अंदर मौजूद है, सही है। सो v इक्वल्स टू c और w, c को अंदर आपने w के साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ कंपेयर करना है, जो चीज़ दे रहा है, यानी पहले तो आपने कोशिश करनी है आप c को फाइंड करें। अब यहाँ पर a c दोनों मौजूद हैं तो ये तो हमें c नहीं दे सकता, 2 अननोन आ गए। यहाँ पर 9c है और इधर -3 है, इट्स मीन कि यहाँ से भी हमें c मिल सकता है, -12c और 4 यहाँ से भी हमें c मिल सकता है, ठीक है। तो फिर आप इन दोनों में से कहीं से भी c फाइंड आउट कर लें, उसके बाद c की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें, a c इक्वल्स टू 1 वाली में, ठीक है। यहाँ पर c की वैल्यू को आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास एक अननोन रह जाएगा, c को आप दूसरी तरफ लेके जाएं और आपके पास a की वैल्यू आंसर में आ जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन जहन में रखनी है कि जब आपके पास 2 पैरेलल है तो इट्स मीन के इक्वल्स टू यानी v इक्वल्स टू सी डब्ल्यू या v इक्वल्स टू लैम्डा w, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर आप लैम्डा को यूज़ करके सॉल्व करना चाहते हैं तो बेशक लैम्डा कर लें, फिर लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे पहले और उसको आप पुट करेंगे यहाँ पर, ए सी वाली जगह पे a लैम्डा होगा तो वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे एंड ये आपको आंसर में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से वर्किंग करनी है।
अच्छा जी, थर्ड पार्ट है फाइंड a वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ v। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए और लेंथ उन्होंने 5 दे दी हुई है। ठीक है, अब इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। v वेक्टर है, उसी का ही हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जब यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो हम उसे 5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम उसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह हमने ऊपर ऑपोजिट वेक्टर फाइंड करने के लिए किया था, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे कि हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एज लॉन्ग एज कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना आता हो, इट इज़ ईजी फॉर यू। ठीक है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। अब ए और बी जो है वो पैरेलल हैं और इसमें से आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, दो वेक्टर्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं और आपने ए और बी की वैल्यूज़ उसमें से निकाल लेनी है। सेम बिल्कुल ऊपर बी वाला केस है कि u इक्वल्स टू सी वी कर दिया, वहाँ पर हमारे पास जो है वो v इक्वल्स टू सी डब्ल्यू था, यहाँ u इक्वल्स टू सी वी है। तो सिंपल c को अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद कंपेयर करना है, फिर कोशिश करनी है कि पहले c की वैल्यू यहाँ पर 2c इक्वल्स टू 4, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लें, c को इसके अंदर पुट करेंगे b आ जाएगा, c को a वाली जगह पे पुट करेंगे a आ जाएगा, a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा और c भी आ जाएगा। तो सिंपल ईजिली जो है वो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर बस सिर्फ आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है देन यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे पास क्या है। अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट, उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है 120 I 240 J -50 K 2.130 I 210 J and 80 K in kilometers. What is the magnitude of displacement vector in kilometers? यानी डिस्प्लेसमेंट और फिर उसका मैग्नीट्यूड, यानी आपके पास ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू, यूँ है बेसिकली वर्किंग कि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। यानी एक पॉइंट P है, एक Q है, इन दोनों के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट। तो पी क्यू बेसिकली किसके इक्वल होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी के। ठीक है, तो जो P पॉइंट है वो 120 240 -50 है, जो Q पॉइंट है वो 130 210 80 है। सिंपली आप पहले पी क्यू को फाइंड करें। पी क्यू किस तरह से फाइंड होगा कि 130 - 120 करें, 10 आ जाएगा, 210 - 240 करें, -30 आ जाएगा, 80 + 50 मतलब 80 माइनस और फिर अंदर बीच में -50 तो वो 80 + 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 + 50 कितना हो जाएगा 130। फिर आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आपने मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करना है कि आई के साथ का कोफिशिएंट, जे के साथ के कोफिशिएंट और के साथ के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है, होल अंडर रूट ले लेना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके साथ किलोमीटर ज़रूर मेंशन करना है बिकॉज ये इसका यूनिट है, तो इसके मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। साथ चाहे तो ये डायग्राम बना ले, इट्स इम्पॉर्टेंट। ओ, ठीक है, ओ से पी और ओ से क्यू, तो हमने बेसिकली ओ ये पी क्यू के बीच की चीज़ फाइंड करनी है। ओ पी भी हमें गिवन है, ओ क्यू भी गिवन है, तो हमने ये बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है हमने बेसिकली वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन वेक्टर्स। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से फाइंड करते हैं कि आपने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। 3 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो आपके पास अंडर रूट 14 आ गया, ये आर हो गया। अब जो कॉस अल्फा है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स ओवर आर, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई ओवर आर एंड कॉस गैमा इक्वल्स टू जी ओवर आर। ठीक है, तो x यानी कि 3, y यानी कि -1 एंड z यानी कि +2। तो इस तरह से आप अंडर रूट 14 करके कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा फाइंड कर लेंगे। सेम फॉर सेकंड पार्ट, इसमें भी दिया हुआ है उसका इसी तरह से मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा शिफ्ट ये है कि पी और क्यू हमारे दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो हमने पहले पी क्यू को फाइंड करना है, यानी उस वेक्टर को फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो पी क्यू किस तरह से फाइंड होगा, पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू यानी लास्ट वाला पहले माइनस ओ पी
फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये फाइंड हो जाएगा। फिर आप इसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, फिर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि जब आप वेक्टर्स वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर आपने इस बार का ध्यान रखना है कि वेक्टर्स के ऊपर ये बार ज़रूर मौजूद हो, बिकॉज ये नहीं होगी तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये सिंपल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे पी क्यू है, जैसे ओ क्यू है, ये सिंपल एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वेक्टर ये बताता है कि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने इसका ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 1 के इक्वल आए, यानी आप जब उनको सॉल्व करें, उनका स्क्वायर लेके सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 1 है। यानी किसी भी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर को वेरीफाई करने के लिए जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा गिवन होते हैं, हम उनको इस फार्मूला में पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। और जब इसका आंसर हमें 1 मिल जाए तो इट्स मीन के दे आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। लेकिन अगर वो कोई और आंसर देता है देन इट इज़ नॉट अ डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर अल्फा 45 है, बीटा 45 है एंड गैमा 60। अब यहाँ पर हम स्क्वायर के साथ कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो जो 45 कॉस 45 पे क्या होता है 1/√2, तो उसका होल का स्क्वायर प्लस कॉस 45 पे 1/√2 तो उसका होल का स्क्वायर और कॉस 60 पे 1/2 तो उसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद इनको हम कंबाइन सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि आंसर हमारे पास 5/4 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर नहीं है, आर नॉट, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर एक पार्ट है हमारे पास जिसमें डायरेक्शन एंगल प्रूव हो जाता है। उसमें किस तरह से होता है कि 45 है, 60 है और 60 है। 45 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 60 पे 1/2 होल स्क्वायर प्लस 60 पे दोबारा 1/2 होल स्क्वायर। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। इट्स मीन कि हम बता देते हैं कि हाँ जी भाई, ये जो ट्रिपलेट हमें दिया हुआ है एंगल्स का, ये जो है वो डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। और जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन से पहले, यानी सोल्यूशन करने से पहले, ये फार्मूले का रेफरेंस ज़रूर दे देना है और इसको आपने ब्लैक पॉइंटर से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप इस फार्मूले के तहत ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंसेस ज़रूर लिखने होते हैं साथ में, वरना इस तरह से फिर आपके मार्क्स कट जाया करते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करें इस वीडियो को उन सब बच्चों तक जिनको जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, और अब चूँकि आप लोगों के पेपर्स भी होने वाले हैं, सो इट्स बेटर कि आप लोग इन वीडियोज़ को वॉच करें। मज़ीद मैं ये बताऊंगी कि अगर किसी को ट्यूटरिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या कुछ भी अपने स्केड्यूल के मुताबिक मैथ्स की हेल्प चाहिए, देन ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी एट द गिवन नंबर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यही है कि आप अपनी अच्छी सी तैयारी करें एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।